दोस्तों G7 समिट से पहले नरेंद्र मोदी साइप्रस के 2 दिन के दौरे पर थे और आज साइप्रस की जानिब से नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिसमें नरेंद्र मोदी जो है साइप्रस के उस साइड पर इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस साइड को इस वक्त टर्की जो है ऑक्युपाइड किए हुए है। हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा, नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। उनके सामर्थ्य और आकांक्षाओं का ये सम्मान है। हर बार कश्मीर कश्मीर बोलता रहता है, उसकी धुआं करनी थी तो साहब वहां पर भव्य स्वागत हुआ। और साइप्रस के जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियस 3। देखे ना 23 साल उसने क्यों इंतजार किया, अब भी जरूरत पड़ी है। देखे जब भी इंसान ने किसी को गिराना होता है, किसी को प्रेशर डालना होता है तो उसके पहले आस पड़ोस को कमजोर करता है, ठीक है ना, फिर उस पर हमला करता है। तो लिहाजा ये तो पाकिस्तान को सीधा सीधा मैसेज है। इधर जयशंकर जी यूनाइटेड नेशन में उन्होंने हल्के से छुआ दिया जो हम लोग बोला करते थे। जब उनकी तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई तो उस बातचीत में जयशंकर जी ने पूछ भी लिया कि भैया साइप्रस का क्या करना है, ये भी तो बताओ, तुम बहुत कश्मीर कश्मीर करते रहते हो। और इन्होंने उसको ट्वीट भी कर आज दिया। साइप्रस ने नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड भी दिया और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस वक्त मुझे लगता है कि भारतीय वजीर आजम के पास 20 से ज्यादा हाई सिविलियन अवार्ड्स हैं। जिस मुल्क जाते हैं वो सबसे ज्यादा जो है उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, रेड कार्पेट वेलकम भी करते हैं। अब जो साइप्रस ने जो हाई सिविलियन अवार्ड जो तमगा नरेंद्र मोदी के गले में डाला है, ये तमगा किसकी बैंड बजाने वाला है? देखिए ये फिर तुर्की की बैंड बजनी है ना, ठीक है। जो तुर्की ने हमारे साथ ताल्लुकात की है या हमें ड्रोन दिए, यानी मेरा ख्याल है शायद दिए भी नहीं है, ठीक है। ड्रोन दिए हैं टर्की ने, चलो दिए होंगे तो पैसों से बेचे होंगे ना, ठीक है। तो अब उसको इशारा है। दूसरी बात ये है कि मोदी जो है वो उसने देखे कितना बड़ा जंग को एक किस्म का ख़त्म किया है। अब मोदी दोबारा जंग की तरफ तो नहीं गया ना, मोदी तो अब साइड पे देखे, अब साइड पे चला गया। मेरी आपकी इसकी लड़ाई है ना, मैं आपसे नहीं लड़ रहा, मैं आपकी ताकत के पास जा रहा हूँ। जो आपकी ताकत आपको जो सपोर्ट कर रहा है पहले मैंने उसको साइड पे करना है ना। आपकी जब मैं सारा तरफ से साइड पे कर दूंगा ताकत को, फिर मैं आपसे आराम से लड़ लूंगा। हमारे वजीर आजम ने बोला कि हम इंडिया के साथ पीस टॉक चाहते हैं, हम ट्रेड चाहते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि हम इंडिया से बात करें, हम तो चाहते हैं हम इंडिया से ट्रेड करें, हम तो वॉर नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं बॉर्डर खुले। हमने करतारपुर कॉरिडोर ओपन किया। अभी नेक्स्ट बात हो रही है कि जो है क्या उसको बोलते हैं, कश्मीर के अंदर जो एक पीठों में से एक पीठ है, तो हम वो कह रहे हैं कि वो भी ओपन हो जाए ताकि हिंदू भी यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। तो ये हालात कैसे किस तरफ चल रहे हैं? एक तरफ नरेंद्र मोदी G7 समिट में जा रहे हैं, म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बंद। मैं आपको बताऊं, मैं कश्मीर रह के आया, यकीन करें मेरे खून के आंसू रोता था। 7 दिन में रहा, वहाँ पे कोई भी बिजनेस नहीं है। पाकिस्तान के कश्मीर में कोई कारोबार नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को लोग छोड़ के, अपने माँ बाप को, बूढ़ों को छोड़ के दूसरी जगह जाके मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है। लिहाजा अगर ये हम कश्मीर की लड़ाई ख़त्म कर लें, इंडिया के साथ सुकून से रहें, हमारे मुल्क में हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। हमें बच्चे छोड़ के बाहर खलीज में नहीं जाना पड़ेगा, जाके अरबियों के कुत्ते नहीं लड़ाने पड़ेंगे, हमें अंग्रेज़ों के कुत्ते नहीं लड़ाने पड़ेंगे। अगर सिर्फ देखे पीस के लिए चले जाए, जब हम हर चीज़ के लिए बैठ सकते हैं, जब हम अमेरिका के साथ टाक कर सकते हैं, जब हम तालिबान के साथ टाक कर सकते हैं। आज देखें पाकिस्तानी अवाम, सुन्नी, मैं सुन्नी हूँ, ठीक है, आज सुन्नी कह रहे हैं जी असली मुसलमान ये हैं जो शिया हैं। ईरान ने सही जवाब दिया, ये सही मुसलमान है। तो कल तक हम इनको काफर कहते थे, कल तक कहते थे ये शिया काफर है, ये ईरान ऐसा है, ईरान वैसा है। कि साइप्रस और तुर्की का 36 का आंकड़ा है क्यों? तो साहब ये लगभग मेडिटेरेनियन में एक छोटा सा आइलैंड हुआ करता था साइप्रस। 1571 में जो ऑटोमन एम्पायर था, आज की भाषा में अगर आप समझे तुर्की, उसने इसको घेर लिया, इस पर कब्जा कर लिया। और यहां पर जो साइप्रस के नेटिव लोग थे जिनको सिप्रियोट्स बोला जाता है, वो यहां पर रहा करते थे। अब यहां पर जब ऑटोमन एम्पायर ने कब्जा कर लिया
तो फिर मुस्लिम तुर्क्स ने यहां पर जाना शुरू कर दिया और इस खूबसूरत आइलैंड पर बसना शुरू कर दिया। तो यहां से ये कहानी का जो स्टार्टिंग है वो यहां से इस रंजिश की कहानी शुरू होती है। फिर 1878 आते आते ग्रेट ब्रिटेन ने कुछ फैसले, कुछ एग्रीमेंट्स हुए और इन आइलैंड्स का जो मैनेजमेंट था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो ऑटोमन एम्पायर से ले लिया, क्योंकि 1878 आते आते ऑटोमन एम्पायर काफी कमजोर होने लगा था। उसके बाद 1914 आते आते, जैसे हमेशा ब्रिटेन किया करता था, उन्होंने कहा भैया एग्रीमेंट कुछ नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं। जब 1878 में ये एग्रीमेंट हुआ था तो जो एडमिनिस्ट्रेशन आया था वो ब्रिटेन के पास आया था, लेकिन लैंड की जो सॉवरेनिटी थी वो ऑटोमन एम्पायर के पास थी। तो 1914 आते आते ब्रिटेन ने ऑटोमन एम्पायर से बोला, सोचो ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा आइलैंड अब मेरा हुआ, सॉवरेनिटी भी मेरी हुई और एडमिनिस्ट्रेशन भी मेरा हुआ। और 1923 आते आते अब तक ऑटोमन एम्पायर टूट के तुर्की हो चुका था। तुर्की ने ग्रेट ब्रिटेन का जो कब्जा था या मालिकाना या सॉवरेनिटी से साइप्रस पर एक्सेप्ट कर ली, मान ली।